तो इस वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि बात क्या करनी है, अपने को बात करनी है कि गरीबी है तो क्यों है गरीबी, आखिर इतने सारे लोग गरीब हैं तो क्यों है। और इसको हम लोग अपने बहुत सारे अलग अलग तरह के विषय हैं, जैसे कि समाजशास्त्र, उसमें अलग तरह की आपको बात मिलेगी। इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ऐतिहासिक कारण भी मिलेंगे, सामाजिक कारण भी मिलेंगे, आर्थिक कारण भी मिलेंगे, आर्थिक संरचना कैसी वो भी मिलेगी। तो हम लोग इसको दो तरह से देखते हैं। एक तो हमारे हो जाते हैं कुछ सामाजिक एवं जो सांस्कृतिक तो नहीं बोलना चाहिए, जो हमारे मुख्य रूप से सामाजिक कारण है, और संस्थागत कारण है। कैसे संस्थागत है ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सामाजिक एवं संस्थागत कारण। और दूसरे तरह के कारण कैसे होते हैं, दूसरे जो कारण है उसमें आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक संरचना कैसी है। तो आर्थिक जो भी संरचना है और आर्थिक सिस्टम जो है, प्लस क्या आर्थिक सिस्टम, तो जो अर्थतंत्र है हमारा, उसके कुछ कारण है। ठीक, तो इन दोनों तरह के कारणों की बात करेंगे। अब देखिए सामाजिक कारण क्या क्या है, एक एक करके आप समझ लीजिए। सामाजिक कारण क्या है, देखो हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां बहुत पहले से रही हैं, आज भी है। जातिवाद के नाम पर आज भी हमारा समाज बहुत बुरी तरह से बटा हुआ है। कई लोग हैं जो हमारे समाज में धर्म से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, धर्मांधता में अंधे होकर के एक दूसरे की हत्या तक होने लगी है। मॉब लिंचिंग भी हमारे यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो इस तरह का पागलपन है वो उन लोगों को हाशिए पे खड़ा कर देता है जो लोग समाज के बड़े वर्ग के साथ नहीं दिखते हुए नजर आते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है, वहां पर जातिवाद बहुत ज्यादा चल रहा है और ऊंची और नीची जाति में अपने समाज को बांट रखा है, जिसका मतलब कितनी बेतुकी बात है। और वहां पर क्या चलता है कि जो नीची जाति के लोगों को बोल दिया गया कि ये नीची जाति के लोग हैं, तो उनको गांव के बाहर वाले जमीन है वो दे दी गई। खराब जमीन ऐतिहासिक रूप से दी गई, अच्छी जमीन पर आप कब्जा कर नहीं सकते हो। तो जो आर्थिक संसाधनों का बंटवारा हुआ है वो सामाजिक परिस्थितियों की वजह से ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा असमान रहा है। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जमीन है आज भी ग्रामीण भारत में सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई भी एसेट, कोई संसाधन, कोई संपत्ति मानी जाती है तो जमीन बोली जाती है। शादी विवाह में भी होता है अपने गांव में, तो भी ऐसा बोला जाता है कि अरे इनके पास इतनी जमीन है। जानवर की भी बात की जाती थी कभी, लेकिन मुख्य रूप से जो जमीन है वो सबसे बड़ा क्या है, एसेट है, सबसे बड़ा संपत्ति है। और उसका जब बंटवारा हुआ तो सामाजिक दृष्टि से जाति ने हमारे देश में बहुत बड़ा एक कारण बना कि किसको किस तरह का संसाधन मिलने चाहिए, है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज थी। डायनेस्टी मतलब राजशाही जो चली आ रही थी, परंपरा चली आ रही थी। तो ज्यादातर हिंदुओं में अपर कास्ट, जिनको बोला जाता है सो कॉल्ड अपर कास्ट, अपर लोअर का कोई मतलब है नहीं वास्तव में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्षत्रिय लोगों की तो थी ही, साथ में ब्राह्मणों की बहुत सारी डायनेस्टी रही। और साथ में जितने भी लोग थे, हमारी जो संस्कृति थी उसमें सामाजिक दृष्टिकोण से ब्राह्मणों को काफी महत्व दिया जाता था। तो ब्राह्मण देय नाम से क्या होता था, हर आप नॉर्थ इंडिया देखोगे, है ना, दक्षिण भारत देखोगे तो ब्राह्मण देय या कहीं कहीं अलग अलग तरह से नाम से ब्राह्मणों को जमीन दे दी जाती थी दान में। तो इस हिसाब से भी आप देखोगे तो जातिगत भेदभाव की वजह से ऐतिहासिक दृष्टि से जो जमीन है वो कुछ जातियों के पास काफी ज्यादा रही है और कुछ जातियों के पास काफी कम रही है। और क्योंकि जमीन सबसे बड़ा संपत्ति की तरह देखा जाता रहा है, इसलिए सामाजिक कारणों में जातिगत भेदभाव बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा असमानता क्यों है और बहुत सारे लोग जो गरीब हैं वो क्यों गरीब हैं। दूसरा, धर्म के नाम पर भी होता है। अभी क्या होता है भारत में, दुर्भाग्य की बात है कि भारत हमारा देश है जो धर्म के आधार पर नहीं बना था, पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान वाले लोगों ने वहां पर जो माइनॉरिटीज रह रही थी, जो अल्पसंख्यक रह रहे थे, उनकी बहुत दुर्दशा की। ईसाई जो रह रहे थे पाकिस्तान में, जो हिंदू रह रहे थे, उनकी बहुत दुर्दशा की, क्योंकि वो तो बने इस कारण से थे और इसी दुर्दशा की वजह से उनके दो टुकड़े हो गए। लेकिन भारत इस वजह से तो बना नहीं था, है ना। लेकिन भारत में भी कुछ कुछ जगह पर जो धर्मांधता है वो बढ़ती रही, कुछ जगह पर उससे दंगे भी हुए। तो जब दंगे हो रहे हैं या इस तरह की चीजें हो रही है तो जो लोग संख्या में ज्यादा हैं वो कम संख्या में जो लोग हैं उनके संसाधनों को, उनकी दुकानों को, उनके घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और उस दंगे का जो नकारात्मक परिणाम रहता है वो वहीं तक सीमित नहीं रहता। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि आपको इस तरह का काम कराना है तो हम इन लोगों से सामान नहीं खरीदेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, उस समय पर भी हमें ऐसी कभी कभी खबरें सुनाई पड़ जाती हैं कि इस धर्म के लोगों से सामान मत खरीदो या उस धर्म के लोगों से सामान मत खरीदो। ये जानकर के जो हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, चाहे सरदार पटेल जैसे लोग रहे हो, जिन्होंने पूरे देश को एक करने में अपना क्या नहीं छोड़ा, पूरे देश को एक करने में जिस इंसान ने अपना जीवन लगा दिया,
उनको कैसा लगता होगा ये जान करके कि हमारे देश के लोग आपस में एक दूसरे से धर्म के नाम पर अभी भी लड़ रहे हैं। तो धर्म ने भी कई बार ऐसा किया है, राजा महाराजाओं के टाइम पर भी ऐसा होता था कि जो अपने धर्म के लोग होते थे उनके साथ काफी रियायतें बरती जाती थी और दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट किया करते थे। लेकिन वो राजतंत्र था, लोकतंत्र में भी इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं, जबकि हमारा संविधान धार्मिक रूप से किसी भी तरह के भेदभाव को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको एक अपराध की तरह मानता है ना। लेकिन धार्मिक कारण भी हमारे समाज में गरीबी का एक तरह का सिस्टम बना करके रखा है। फिर कुछ चीजें आती है जो सांस्कृतिक तो नहीं बोलना चाहिए पूरी तरह से, वो होती है माहौल की बात। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया कि कुम्हार का बेटा है तो कुम्हार बनेगा, नाई का बेटा है तो नाई बनेगा, मोची का बेटा है तो मोची बनेगा, दर्जी का बेटा है तो दर्जी बनेगा। तो उस तरह की भी बहुत सारी परंपराएं चलती आ रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसे काम कर रहे थे जो समाज में थोड़ा गरीबी स्तर वाले लोग काम किया करते थे, जो गरीबी स्तर के आसपास रह रहे हैं, उसके नीचे या उससे थोड़ा सा ऊपर, उस तरह के ही काम उनके बेटे करते आ रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी अगली पीढ़ियां करती आ रही हैं। तो वहां से भी हमें थोड़ा बहुत ये दिखाई पड़ता है कि जो लोग, समाज शास्त्र में एक अवधारणा आती है जिसमें बोला जाता है कि जो लोग आज गरीब हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी पुरानी पीढ़ियां भी गरीब थी। और अर्थशास्त्र में भी हमें वहां पर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखाई पड़ता है। कोरिलेशन समझते हैं कि अगर ये कारण है तो फिर ऐसा होगा, समझ रहे हैं ना, तो वो भी हमें दिखाई पड़ता है। तो हम लोगों ने सामाजिक कारणों की थोड़ी सी संक्षेप में बात कर ली। ऐसे ही सामाजिक कारण में आप और देखिए, गरीबी को हम लोगों ने सिर्फ संसाधनों तक सीमित तो रखा नहीं था, हमने ये भी बात की थी कि हमारे समाज में आप जहां पर रह रहे हो वहां पर आपको निर्णय लेने का कितना अधिकार है, उसको भी हम क्या बोला करते थे, गरीबी से जोड़ा करते थे, है ना। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हमारे समाज में सामाजिक कारणों की वजह से महिलाओं को आज भी बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है अपने घर और अपने परिवार में हो रहे निर्णयों पर अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे समाज की बहुत सारी महिलाएं गरीब हैं, भले ही आप देख लो कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, लेकिन अगर आप गरीबी की परिभाषा को व्यापक रूप से देखोगे तो महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो वो एक कारण हो जाता है। तो ये तो होगा सामाजिक कारण। अब संस्थागत कारण क्या है? संस्थागत कारण ये है कि संस्थागत का मतलब क्या होता है? संस्थागत का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे संस्थान बनाए गए और उन संस्थाओं में अलग अलग तरह के काम करने की जिम्मेदारी थी। जैसे एक पूरा शिक्षा का ढांचा है हमारे देश में। क्या है? शिक्षा का ढांचा। मतलब किसको कितनी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है यार? शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा आपको गरीबी से दूर ले जाती है। देखिए, एक तो गरीबी होगी संसाधनों वाली, ठीक है। आप अगर शैक्षिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे तरह के काम करने के अवसर खुल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ जाती है। और जैसे ही आपके पास बहुत कुछ करने की आजादी आ गई, चॉइसेस आ गई, विकल्प आ गए, तो आप गरीब नहीं रहे, है ना। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाले हैं। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, क्या देखी? 3 इडियट्स देखी है कि नहीं देखी है? तो 3 इडियट्स में जो रैंचो होता है ना, उसका जो वास्तव में नाम होता है रणछोड़ दास चांचड़। तो जो वास्तव में जिसको जावेद जाफरी साहब ने प्ले किया है, उनके पिताजी होते हैं और दिखाया जाता है कि वो बहुत बहुत पैसे वाले इंसान हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि वो अंगूठा छाप है। और अंगूठा छाप होने की वजह से उनकी पीठ के पीछे लोग उनको हंसते हैं, और साथ में क्योंकि वो अंगूठा छाप है, इस वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है दुनिया में जो उनको समझ में नहीं आती हैं, चीजें चल कैसे रही हैं। तो शिक्षा आपको एक नई डायमेंशन में बहुत स्ट्रांग बना देती है। आपको दिखने लग जाता है कि अच्छा ये हो रहा है, तो उससे आपको बहुत आत्मविश्वास मिलता है। क्या मिलता है? आत्मविश्वास मिलता है। रोजगार तो मिलता ही है, लेकिन एक नई डायमेंशन। एक बहुत ही पैसे वाला इंसान है जिसके पास, जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, और आपके पास शिक्षा है, तो आप बहुत सारी डायमेंशंस में आप उससे ज्यादा धनवान है ना। दो विद्या भी धन है, मतलब विद्या एक बहुत ही श्रेष्ठ धन हमारे शास्त्र में माना गया है, और वो रियलिटी भी है। क्यों? क्योंकि वो आपको आत्मविश्वास देती है। बहुत ज्यादा पैसा होने से ही सिर्फ आत्मविश्वास नहीं आता है, और वहां से आपका निर्णय बहुत ज्यादा तार्किक होगा और आपकी बात लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो बात आ जाती है। तो संस्थागत में क्या होता है? जैसे शिक्षा है, अब शिक्षा में जो लोग ऐतिहासिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत रहे हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों को भी शिक्षा के महत्व को समझते हुए बहुत आगे रखा। और हमारे समाज में देखा जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में जब समाज में वर्गीकरण किया गया था कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि किन लोगों की स्थिति कितनी खराब चल रही है, तो वहां पर ये देखा जाता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, वहां पर शिक्षा का स्तर भी ऐतिहासिक दृष्टि से हमेशा खराब रहा है। कैसा? ऐतिहासिक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी पीढ़ियां भी उतना अच्छा शिक्षा में काम नहीं कर पा रही थी, है ना, जिसके सामाजिक कारण भी थे। लेकिन देश आजाद होने के बाद से जब हमारे देश में
शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21A है, 21A के तहत आज हमारे देश में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। 14 वर्ष तक की आयु के सारे बच्चों को, 6 से लेकर के 14 तक की, उनको मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और माँ बाप की भी अब फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि सारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका मौलिक कर्तव्य है। और ये साथ में उनको अधिकार भी मिल रहा है हर इंसान को। उसके बाद भी वो लोग अभी भी शैक्षिक दृष्टि से, वो लोग कौन लोग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के अंतर्गत आते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। मैं अभी का तो आपको फिगर नहीं मुझे याद है, लेकिन 2011 के आसपास उत्तर प्रदेश राज्य में जो अनुसूचित जाति की महिलाएं थी, उनमें लगभग शिक्षा का जो दर था वो 21 से लेकर के 24% के बीच में आता था। मतलब 5 में से लगभग 1 महिला पढ़ी लिखी थी। और वही अगर आप महिलाओं में ही देखेंगे, जिनको हम लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं, सामान्य कैटेगरी कहते हैं, उसमें लगभग 75% से भी ऊपर आ रहा था। इसका मतलब जो सामान्य वर्ग में आ रही महिलाएं हैं वो 4 में से 3 लोग साक्षर हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति में 5 में से 1 या फिर 4 में से 1। तो इतना बड़ा विभेद जो रहा है वो कैसे रहा है? जाति यहां पर फिर से आ गई, लेकिन जाति के साथ साथ संस्थागत भी क्यों आया? क्योंकि जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनकी पुरानी पीढ़ियां भी पढ़ी लिखी हैं या वो शिक्षा में काम कर रहे थे, तो संस्थागत भी बहुत सारे कारण हमें दिखाई पड़ जाते हैं, है ना। एक ये चीज हो गई, ठीक है। ऐसे ही एक बहुत ही बड़ा कारण आता है वो आर्थिक तंत्र की। जब हम लोग बात करते हैं, आर्थिक संरचना की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे देश में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है। पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा मतलब पूंजी क्या होती है? पूंजी होती है कि आप जब पूंजी का निर्माण हो गया तो आप किसी ऐसी जगह पर लगाओगे जहां से और पूंजी का निर्माण हो, तो उत्पादन भी बढ़ेगा और बाकी भी पूंजी का निर्माण होता रहेगा। और पूंजी कब बनेगी? जब लोग सेव कर पा रहे होंगे, सेविंग्स ज्यादा होंगी, बचत ज्यादा होगी। अब मैं कमाई इतना रहा हूं कि मैं उतना खाने में मेरा खर्च हो जा रहा है, तो मैं बचाऊंगा क्या? और अगर बचाऊंगा नहीं तो किसी पूरे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस स्तर पर देखोगे तो पूंजी का बहुत ज्यादा निर्माण नहीं हो रहा होगा। तो एक होता है पूरे देश का ऑन एन एवरेज सेविंग्स रेट। क्या होता है? सेविंग्स रेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी आपको मौका मिले तो समझिएगा। मतलब पूरा देश अगर 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से कितनी बचत कर लेता है साल भर में, और वो जो बचत होती है वो फिर से हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कैसे इन्वेस्टमेंट हो जाता है? आप बचत का पैसा बैंक में डालते हैं, बैंक किसी ऐसे इंसान को देती है जिसको लोन की जरूरत है। उसमें से बहुत सारा लोन ऐसा भी होता है कि कोई उद्यमी है, वो व्यापार करना चाह रहा है या कुछ बनाना चाह रहा है, उसको मिल जाता है ना। तो वो हो जाता है क्या? पूंजी का निर्माण। और पूंजी का निर्माण में हमारे देश का जो लगभग सेविंग रेट रहा है ना, वो 30% के आसपास है, जो काफी अच्छा है। बहुत सारे आप विकसित देशों से तुलना करेंगे तो ये काफी अच्छा आता है। लेकिन चीन बहुत ही आगे है। चीन में लगभग थोड़े दिन पहले का मुझे डेटा याद है, अभी का मैंने देखा नहीं, 50% तक था। यानी कि देश 100 रुपए कमा रहा है तो 50 ही खर्च कर रहा है, बाकी को 50 फिर से इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आप लोग उच्च शिक्षा में जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि अगर सेविंग्स रेट बढ़ रहा होता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा होता है। और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से फिर से क्या हो जाती है? समृद्धि आ जाती है। तो समृद्धि मतलब ग्रोथ होने लग जाती है। तो हमारे यहाँ पर पहले क्योंकि बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो वो कुछ बचा नहीं पा रही होती है, और इस वजह से बहुत ज्यादा पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा था। वो कारण हो गया। दूसरा कारण है कि यार बेरोजगारी बहुत रही है। इसी तरह से हमारे देश में आधारिक संरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक रहा। और इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या जाता है कि अर्थव्यवस्था के विकास की जो गति है वो धीरे रह जाती है, धीमी रह जाती है। और उस कारण से क्योंकि अर्थव्यवस्था की विकास दर नहीं बढ़ रही है, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। तो बेरोजगारी जो है ना, वो बहुत बड़ा कारण है। हम लोगों ने देखा था कि 1991 के बाद से जब आर्थिक सुधार भी हुए, तो वो सुधार जो है ना, समृद्धि हुई, ग्रोथ हुई, लेकिन कैसी ग्रोथ हुई? जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉबलेस ग्रोथ। मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिला। अब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही हो, मैं बेरोजगार हूं, तो मैं तो गरीब रह गया ना। और अगर पूरी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बड़ी समस्या है तो बहुत सारे लोग गरीब रह जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण निकल करके आता है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है। आधारिक संरचना का मैंने बताया कि अब ऐसे समझिए, हम लोग को कई बार समझ में नहीं आता, आइडिया नहीं लग रहा होता है। तो एक स्टडी है, वो बोलती है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था की दर 1% ज्यादा बढ़ जाती है, कितनी? 1% ज्यादा बढ़ जाती है, तो करीब करीब 20 से 25 लाख नए लोगों को रोजगार मिलता है। कितना? 20 से 25 लाख नए लोगों को नौकरी मिल जाती है। तो सोचिए, अब समृद्धि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरे देश की विकास दर बढ़ेगी, और अभी तो लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो बता रही हैं कि भारत की जीडीपी इस साल 5% कम हो जाएगी, यानी कि ऋणात्मक 5% की दर रहेगी। अब समझिए, अगर 20 लाख लोग 1% से
नौकरी बढ़ रही थी तो 5% अगर नहीं रहेगा तो लगभग 1 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए। हमारी भारत सरकार जो काफी कोशिश कर रही है, हमारी बहुत सारी राज्य सरकारें भी बहुत कोशिश कर रही हैं, वो किसी भी तरह से इस तरह का जो रिसेशन है, आर्थिक, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक रिसेशन, वो आर्थिक संकट ना पाए और उसको हम लोग बहुत अच्छे से निपट पाए, उम्मीद करता हूं। लेकिन वापस आ जाते हैं कि आर्थिक कारण और क्या क्या है। आर्थिक कारणों में एक कारण और भी आता है कि हम लोगों का देश औपनिवेशिक काल में, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे, उन्होंने हमें बहुत तरह से बर्बाद करके गए। आप चाहे सोशल पैरामीटर्स देख लें, शिक्षा में हमारी हालत कैसी थी, जो मृत्यु दर थी वो बहुत ही ज्यादा थी, जन्म दर भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहुत लोग मर जाते थे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी। और हमारे देश में जब अंग्रेज थे ना, तो इतने कुटिल और इतना गंदा काम किया है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि उनको क्रिटिसाइज ना करूं, लेकिन उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। हमारे देश की लगभग 80% जो जनसंख्या थी, 75% से तो ऊपर थी, इतनी जनसंख्या खेती में काम कर रही थी। और खेती में उन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेस को बढ़ाते चले गए, कर लगाते चले गए। और अभी आप समझिए कि हमारे यहाँ खेती पर लगभग टैक्स नहीं पड़ता है ना, उसका भी एक विरोध होता है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर बहुत सारे छोटे किसान हैं तो उनको तो फायदा मिल जाता है, वो डायरेक्टली टैक्स तो देते नहीं है खेती का। तो उन लोगों ने तो उल्टा इस पर टैक्सेस बढ़ाते चले गए। और इन सारे कारणों की वजह से फिर खाद्यान्न की कमी हो जाती थी। हमारे देश को उनको करना क्या था, उन्होंने हमारे देश में इन लोगों को, जो किसान थे, उन लोगों का खाद्यान्न बाहर ले जाते थे, अनाज भी अपने देश में स्टोर कर ले रहे हैं, यहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया, ऐसी फसलें उगा रहे हैं जो हमारे देश के किसान बाहर भेज दे रहे हैं और भुखमरी हो रही है। 1875 से लेकर के 1900 के बीच में लगभग 2.5 करोड़ लोग, 2.6 करोड़, है ना, लगभग 2.5 करोड़ लोग भूखे रह करके मर गए। सोचिए कितना दर्दनाक स्थिति रही होगी वो। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की जो मुख्य योजना थी, मुख्य आधार था, वो अपने देश को मजबूत करना था। कैसे, आर्थिक दृष्टि से। हमारे देश में जमींदारी प्रथा लेकर के आ गए, फिर हमारे देश में पहला संवैधानिक संशोधन भी हुआ जिसमें हम लोगों ने जमीन बांटने की काम कोशिश की। केरल और पश्चिम बंगाल में अच्छा हुआ, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारें उतने अच्छे से कर नहीं पाई। बहुत सारे कारण थे, और एक कारण जो है वो थोड़ा सा शॉकिंग है। उसमें क्या हुआ था कि हमारे देश के जो किसान जिनको जमीन मिली, उनसे वापस जमीन छीन ली। किन लोगों ने, उन्हीं लोगों ने जो जमींदार थे। क्यों, क्योंकि किसान इतने ज्यादा कमजोर थे कि उनको कुछ मिल गया, उसके बाद से वो उसको भी लेकर के रख नहीं पाए। और फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं था, जानकारी नहीं थी कि किस तरह से ये सारी चीजें मैनेज की जानी चाहिए। और अशिक्षा ने यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा एक नकारात्मक रोल प्ले किया था, क्योंकि अगर वही सारे लोग पढ़े लिखे होते, वो किसान जिनको जमीन मिल गई है, तो वो उसको लेकर के फिर से संघर्ष करते, है ना। और कई जगह पर राज्य सरकारों ने उतने ज्यादा अच्छे से ये सारी चीजें लागू करने की कोशिश नहीं की। तो जो संसाधनों का ऐतिहासिक दृष्टि से बंटवारा रहा है, उसका भी बहुत ही नकारात्मक रोल रहा है। किसमें, हमारे देश में गरीबी के बने रहने में। ये आपको बात समझ में आई। और इसी में एक दो और कारण भी हैं जो बहुत ही स्वाभाविक हैं, जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा रहा है। उत्तर प्रदेश है, जमीन अच्छी है, लेकिन जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। अब जब जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि ऑन एन एवरेज एक इंसान को कितनी जमीन मिलेगी, वो कम होती चली जाएगी। तो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है ना, ये कारण हो गया। ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण भी है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी आप समझिए। बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। और साथ में इन सारी चीजों को देखते हुए अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव हो रहा था, वो भी हम लोगों ने बात की थी। और एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेटनेस। इंडेटनेस का मतलब क्या होता है कि आपके पास, आप जिन लोगों ने मदर इंडिया मूवी देखी होगी, मदर इंडिया बहुत अच्छी मूवी थी, पुरानी मूवी जरूर है, कभी समय मिले तो देखिएगा, जिसमें ऐसे सूदखोर लोग हुआ करते थे और आज भी हैं गांव में, 4%, 5% पर एक महीने का ब्याज लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिन्होंने कभी अपनी बीमारी में या कभी कभी प्राकृतिक कोई दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई, बाढ़ आ गई उसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद हो गई, और कभी बेटी की शादी करनी है तो पैसे ले लिए। अब वो पैसे का ब्याज जीवन भर चुकाते चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं, बचत हो ही नहीं पाती उनकी। वो जो कुछ भी कमा रहे वो किसमें चला जा रहा है, सूद में चला जा रहा है। तो जो सूद खोरी है ना, वो भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, किसमें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। और इसको दूर करने के लिए सरकारों ने बहुत कोशिश की, बैंक्स खोली जा करके। अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने जनधन योजना चलाई थी कि सारे से जितने भी ज्यादातर लोग हैं उन लोगों को क्या मिल पाए, उन लोगों के खाते खुल जाएं, जिससे कि सीधे सीधे उनके खाते में पैसे जाने लगे। इससे पहले जब मनमोहन सिंह की टाइम की सरकार थी तो उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना लेकर के आए थे कि हम 100 दिन का रोजगार सारे लोगों को देंगे।
आपको कहीं इधर उधर से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम 100 दिन का रोजगार की आपको गारंटी दे रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी सरकार ने कोशिश की है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात की कि हमारे देश में जो गरीबी है वो क्यों है, तो एक बात जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि यार बहुत सारे कारण है। क्या है? बहुत सारे कारण है। और इन सारे कारणों में जो सबसे ज्यादा बड़ा कारण लगता है, या ऐसा कोई कुछ तरीका आपको लगता है कि ये कर दें तो हम बहुत ही जल्दी सब कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ ऐसा समझ में आता है? तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव और जो मेरी व्यक्तिगत रूप से समझ है वो एक ही बात बताती है मुझे, और वही हम लोगों का प्रयास भी है कि अगर आप पूरे देश के लोगों को शिक्षित कर दो, क्या कर दो? शिक्षित कर दो, तो सारे लोग अपने लिए नए नए अवसर बना लेते हैं। वो कुछ ऐसा करेंगे। रोजगार, देखिए एक बात आती है कि जो पढ़े लिखे लोग उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो भी एक समस्या है। वहां पर भी एक बात होती है कि आपने चीजों को रट करके खत्म किया है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा है या समझ के पढ़ा है। अगर आपने वास्तव में ज्ञानार्जन किया है, अगर आपने ज्ञान ले लिया है, तो आप कुछ ना कुछ करके इतना कर लेंगे कि आपको गरीबी नहीं रहेगी। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमें बहुत सारे देशों में देखने को मिले हैं। तो अगर हम अपने मानव संसाधन को मजबूत कर दें, मतलब शिक्षा बहुत अच्छी दे और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी दे, तो फिर गरीबी को बहुत तेजी से एक पीढ़ी या के अंतर में ही काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुछ और देश भी रहे, चीन का उदाहरण बहुत ही अच्छा मिलता है हमें। चीन ने अपने देश में गरीबी को बहुत तेजी से खत्म किया है, बहुत ही तेजी से। हालांकि वहां पर अलग तरह की बात आती है। जो मानवाधिकार की बात करने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि वहां की फैक्ट्रीज में बहुत ही गंदी कंडीशंस हैं, बहुत 12-12, 15-15 घंटे तक काम करना होता है जो लेबरर्स हैं, और उनके उतने अच्छे अधिकार नहीं है। वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो भी अच्छी स्थिति है अगर आप बहुत ज्यादा दर्दनाक गरीबी से तुलना करेंगे तो उस मामले में चीन की हमें उस मामले में तारीफ करने का एक तर्क मिलता है कि हम चीन की उस मामले में तारीफ कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने स्पेसिफिकली कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं गरीबी को दूर करने के लिए, और उनका क्या प्रभाव पड़ा, और उनके क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या उन्होंने अच्छा किया, अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।